हम देख रहे होते हैं आयरीन सिंथिया को लेकर बाहर आ जाती है उस गैदरिंग में से। और वो अपने मन में कह रही होती है यह काफी होना चाहिए, प्रिंसेस की निगाहें मेरे रूम के सामने तक नहीं पहुंच पाएंगी। तभी सिंथिया आयरीन से पूछती है क्या आप ठीक महसूस कर रही हैं? आयरीन उसकी बात का रिप्लाई करते हुए कहती है ओह हाँ, आपने मुझे यहाँ तक लाने में इतनी सारी परेशानियां उठाई हैं, इसलिए आपको यूं ही वापस भेज देना मेरे लिए काफी रूड होगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो तो क्या आप मेरे साथ एक कप चाय पीना चाहेंगी? आयरीन की बात को सुनकर सिंथिया काफी सरप्राइज लग रही होती है और वो कहती है लेडी आयरीन, सच तो ये है कि आप मुझे बाहर इसलिए लेकर आई थी क्योंकि आपको मेरी चिंता थी, है ना? सिंथिया की बात को सुनकर आयरीन एकदम से शांत हो जाती है और रिप्लाई करते हुए कहती है हाँ, आपने सही कहा, मैं देख रही थी और इससे पहले कि मुझे पता चलता। आयरीन की बात खत्म करने से पहले सिंथिया कहती है आपको इतनी दूर तक जाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी। मुझे पूरा यकीन है कि प्रिंसेस सिजेलिया इससे खुश नहीं होंगी। प्रिंसेस एक बेहद इन्फ्लुएंशियल पर्सन है, इसीलिए यह आपको आगे चलकर काफी डिफिकल्ट पोजीशन में डाल सकता है। ये सब कुछ जानते हुए भी आपने मेरी मदद की, इसके लिए बहुत बहुत ज्यादा थैंक यू। हम देख रहे होते हैं अपनी बात को कहते कहते सिंथिया रोने लगती है। तभी आयरीन उसको मनाने की कोशिश करती है और कहती है नहीं, ऐसा नहीं है, मैं तो सिर्फ आपकी मदद करने की कोशिश कर रही थी। लेकिन जैसे ही वो सिंथिया को कांपते हुए देखती है वो एकदम से शांत हो जाती है और बिना कुछ कहे उसको जाकर हग कर लेती है क्योंकि सिंथिया रो रही होती है। आयरीन सिंथिया के साथ होती है तभी किसी की जोर से चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। आयरीन कोई दौड़ते हुए आ रहा होता है। हम देखते हैं वो पर्सन रैना होती है। रैना दौड़ते हुए आ रही होती है और चिल्ला रही होती है आयरीन। उसको देखकर आयरीन कहती है मिस रैना। रैना की कंडीशन को देखते हुए आयरीन चिल्लाकर पूछती है अरे आपको क्या हुआ, क्या आप ठीक है? इससे पहले कि आयरीन उससे और कुछ पूछती है हम देखते हैं रैना आकर आयरीन को हग कर लेती है और रोते हुए कहती है थैंक यू वेरी मच, सचमुच में अगर आप नहीं होती तो पता नहीं क्या होता। रैना को ऐसे रोते देख आयरीन कहती है जरा रुकिए, आप थोड़ा शांत हो जाइए रैना, आखिरकार आपको ये सारी चोटें कैसे लग गई हैं? रैना को इस हालत में देखते हुए सिंथिया कहती है सबसे पहले कमरे में जाना अच्छा होगा और मैं घावों को पोंछने के लिए एक टॉवल और उनके लिए एक ब्लैंकेट लेने जाती हूँ आयरीन। सिंथिया की बात का रिप्लाई करते हुए आयरीन कहती है थैंक यू सो मच सिंथिया। और फिर अगला सीन में दिखाया जाता है आयरीन के रूम के अंदर का। वो लोग अंदर बैठी होती है तभी आयरीन कहती है यहाँ पर बैठ जाइए, आखिर हुआ क्या है? मुझसे यह मत कहना कि आप लोग सचमुच में उस एडवांस लेवल के डंजन में एंटर करे थे। रैना आयरीन की बात का रिप्लाई करते हुए कहती है नहीं, हमने उस एडवांस डंजन को छोड़ दिया था जैसे कि आपने एडवाइस दी थी। इसके बजाय हमने कुछ पेयर्स के साथ एक इंटरमीडिएट डंजन को पार कर लिया। लेकिन फोर्ट्रेस आते समय और हमें कुछ पुराने सीन दिखाए जाते हैं जब वो लोग इंटरमीडिएट डंजन को साफ करते हुए आ रहे होते हैं तभी कोई चिल्लाते हुए कह रहा होता है इधर पर आइए प्लीज, हमारी मदद कीजिए और कोई फोर्ट्रेस से और नाइट्स को बुलाइए। हम देख रहे होते हैं एक नाइट उस एडवांस डंजन के एंट्रेंस गेट से चिल्लाते हुए कह रहा होता है यह कोई नॉर्मल एडवांस डंजन नहीं है, मैंने पहले कभी भी किसी ग्रिफिन को नहीं देखा था। वो पर्सन अपनी बात को बता रहा होता है लेकिन डंजन का गेट खुले रहने की वजह से वो ग्रिफिन उससे बाहर निकल आता है। तभी सभी चिल्लाते हुए कहते हैं नहीं, अरे वो ग्रिफिन बाहर निकल आया है डंजन से। उस ग्रिफिन को सामने देखते हुए हम देखते हैं फीलिक्स सबको बचाने की कोशिश करता है और कहता है सभी मेरे पीछे आ जाइए। एक ग्रिफिन की ऐसी स्पीशीज जिसे पहले कभी रिकॉर्ड ही नहीं किया था अचानक से प्रकट हो गई। फीलिक्स ने बड़ी मुश्किल से उसके हमलों को रोककर हमें कुछ समय दे दिया क्योंकि मुझे लेडी आयरीन की वार्निंग के बारे में चिंता थी। हमने वास्तव में ग्रिफिन से लड़ने के लिए प्रैक्टिस की थी और इससे पहले कि हमें कुछ होता सौभाग्य से बहुत देर नहीं हुई थी सर माइकल आ जाते हैं। हम देखते हैं माइकल आता है और वो एक ही बार में उस ग्रिफिन को मार डालता है। उसको मारने के बाद माइकल उस आदमी के पास जाता है और पूछता है डंजन के अंदर अभी कितने लोग बचे हैं। माइकल की बात का रिप्लाई करते हुए वो इंसान कहता है 7 लोग, उनमें से पहले ही 3 लोगों ने अपनी जान खो दी है और अगर लेडी आयरीन ने पहले ही हमें वार्निंग नहीं दी होती तो फीलिक्स और मैं उस डंजन में निश्चित रूप से मर जाते। रैना बहुत जोरों से रो रही होती है आयरीन के हाथ को पकड़े हुए और कह रही होती है मैं आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ, मुझे तो ये भी नहीं पता कि मैं इस कर्ज को कैसे चुका पाऊंगी। अगर मैं कुछ भी कर सकती हूँ तो प्लीज मुझसे बस आप कह दीजिए। रैना की बातों को सुनकर आयरीन की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं और वो कहती है प्लीज इसे कर्ज मत कहिए, मैंने तो वास्तव में ऐसा कुछ बड़ा काम भी नहीं किया है। सबसे ज्यादा तो मुझे इस बात की खुशी है कि आप दोनों सेफ हैं।
आप एक और कप चाय पी लीजिए, आप बहुत ज़्यादा काँप रही हैं रैना। आयरीन की बात को सुनकर रैना कहती है थैंक यू, और वैसे ये काइंड पर्सन कौन है जो मेरे लिए ब्लैंकेट लेकर आई हैं? रैना की बात को सुनकर सिंथिया अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कहती है अरे मैं सिंथिया मेयर्स हूँ और मैं 4th ग्रेड की प्योरीफायर हूँ। तभी रैना भी अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कहती है मैं रैना और ट्रेगा हूँ, मैं 2nd ग्रेड की प्योरीफायर हूँ। और बिल्कुल आप और लेडी आयरीन की तरह ही ये मेरा फर्स्ट ईयर है इस फोर्ट्रेस में। आई एम सॉरी कि उस समय बीच में आ गई थी मैं, आप दोनों एक काफी डीप कन्वर्सेशन कर रहे थे। रैना की बात को सुनकर सिंथिया कहती है बिल्कुल भी नहीं, लेडी आयरीन की मदद से, मैं तो बस अपनी सांसें संभाल रही थी। तभी रैना कहती है मदद से, आप भी तो कहीं परेशानी में नहीं थी मिस सिंथिया? रैना की बात को सुनकर हम देखते हैं सिंथिया सभी बातें बताती है उसको जो कुछ भी गैदरिंग में हुआ था। और रैना जैसे ही सिंथिया की बात को सुनती है उसे काफी गुस्सा आता है और वो चिल्लाते हुए कहती है क्या प्रिंसेस सिसेलिया ने फिर से कोई इतना घिनौना काम कर दिया है? रैना की बात को सुनकर आयरीन कहती है फिर से? तभी रैना बताते हुए कहती है जी हाँ, मुझे पहले भी कई बार प्रिंसेस की गैदरिंग में इनवाइट किया जा चुका है। हालांकि जब भी लोग इकट्ठा होते हैं वो लो ग्रेड प्योरीफायर्स का इस्तेमाल करती हैं या फिर लेडी आयरीन को अपना मेन टॉपिक बना लेती हैं। वो इशारों इशारों में काफ़ी बुराई करती हैं और दूसरे को नीचे दिखाने के लिए किसी भी हद तक जाती हैं। इससे माहौल काफ़ी अनकंफर्टेबल हो जाता है। और सच कहूँ तो मैंने आज जानबूझकर डंजन पर रेड मारने का फैसला किया ताकि मैं उनकी गैदरिंग में जाने से बच सकूं। रना की बात को सुनकर आयरीन कहती है अच्छा तो फिर ऐसा है, लेकिन मिस सिंथिया तो लो ग्रेड की प्योरीफायर भी नहीं है, तो मुझे हैरानी है कि उन्होंने उसके साथ ऐसा क्यों किया। इस बात को सोचते हुए आयरीन खुद से कह रही होती है प्रिंसेस ने जिसे बलि का बकरा चुना था पिछली लाइफ में वो निश्चित रूप से मैं ही थी। आयरीन और रैना की बात को सुनकर सिंथिया कहती है क्योंकि मुझे लोग काफी अलग मानते हैं, जैसा कि आप देख सकती हैं मेरी पार्टनर एक फीमेल नाइट है। आयरीन और रैना जैसे ही सिंथिया की बात को सुनते हैं वो काफी सरप्राइज होकर कहते हैं क्या एक फीमेल नाइट? तभी सिंथिया अपनी स्टोरी बताते हुए कहती है मैं सोलवेसी किंगडम में एक मार्कस फैमिली से आती हूँ। जब अचानक एक एडवांस लेवल का डंजन प्रकट हुआ तो हम उसे टाइम पर सील नहीं कर सके। इस प्रकार से मेरी फैमिली के ज्यादातर मेंबर और ईस्टेट के निवासी एक मॉन्स्टर रेड में मारे गए और बचे हुए कुछ लोगों पर फिर डाकुओं ने घात लगाकर हमला कर दिया। हम देख रहे होते हैं ऐसे ही सिंथिया भी अपनी जान बचाने के लिए छिपी हुई होती है, तभी कोई डाकू उसे मारने के लिए आ जाता है। वो उससे हंसते हुए कह रहा होता है गॉडेस द्वारा ब्लेस्ड एक नोबल लेडी लूट के रूप में मिली है, आज का तो दिन ही बहुत ज्यादा अच्छा है और अगर तुम मरना नहीं चाहती हो तो मेरे साथ चुपचाप चलो इधर से। वो आदमी सिंथिया का फायदा उठाने की कोशिश कर रहा होता है, तभी हम देखते हैं एक नाइट आ जाती है और वो उसे बचाते हुए कहती है लेडी सिंथिया क्या आप ठीक हैं? और जिसने मुझे बचाया इकलौती बची हुई जीवित पर्सन थी वो ओरियाना, जो मेरी करंट पार्टनर है, जो पहले हमारे यहाँ पर मेड हुआ करती थी। हालांकि हमने अपनी फैमिली, अपना घर और अपनी संपत्ति खो दी, फिर हमने एक अडॉप्टेड सिस्टर्स के रूप में एक दूसरे पर भरोसा करने और अंत तक एक साथ जीवित रहने की शपथ ली थी। प्रिंसेस और दूसरे लोगों की नज़र में हम दोनों एक विचित्र और भद्दे दृश्य की तरह प्रतीत होते होंगे। मुझे लगता है कि उन्होंने मुझे हंसी का पात्र बनाने के लिए और अंततः मुझे बुरी तरीके से अपमानित करने की ही योजना बनाई थी। और यह सब कुछ जानते हुए भी मैं प्रिंसेस के इनविटेशन को रिजेक्ट नहीं कर सकी, क्योंकि इस गैदरिंग के माध्यम से ही प्रिंसेस इस पूरे फोर्ट्रेस पर अपनी अच्छी तरीके से पकड़ बनाए रखती हैं। इसीलिए मैंने सोचा कि अगर थोड़ी समय के लिए अपमान सहने से ओरियाना की सुरक्षा और जीविका सुनिश्चित हो सकती है तो मैं इसके लिए इतना कर सकती हूँ। लेकिन अब जब मैंने अपनी आंखों से देख लिया है कि प्रिंसेस का नेचर किस तरीके का है तो ऐसा लगता है कि वह सब कुछ व्यर्थ था। मेरी यह उम्मीद कि मैं दूसरे लोगों से मिल सकूंगी और उनके साथ घुल मिल जाऊंगी, यह एक फूलिश आशा के अलावा और कुछ भी नहीं थी। सिंथिया अपनी बात को कह रही होती है, तभी हम देखते हैं आयरीन जाकर सिंथिया के हाथ को पकड़ते हुए कहती है नहीं सिंथिया, ये बिल्कुल भी सच नहीं है। मैं आपकी दोस्त बनूंगी मिस सिंथिया, आज जो कुछ भी हुआ आप उसको भूल जाइए। और रैना भी अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहती है मैं भी, और प्रिंसेस सिसेलिया को उन्हीं जैसे लोगों के साथ समय बिताने दो। और सिंथिया जैसे ही आयरीन और रैना की बात को सुनती है वो काफी इमोशनल हो जाती है, उसकी आंखों में आंसू आने लगते हैं। वो कहती है लेडी आयरीन और लेडी रैना आपको बहुत बहुत थैंक यू। और वहीं वो दोनों उसको शांत करने की कोशिश कर रहे होते हैं और कह रहे होते हैं अरे आप रो क्यों रही हैं?
और फिर अगला सीन हम कुछ टाइम बाद का देख रहे होते हैं जहाँ पर आयरीन अपने रूम में होती है और खुद से कह रही होती है मुझे बहुत राहत महसूस हो रही है। मुझे खुशी है कि मैं मिस सिंथिया के लिए एक स्ट्रेंथ का सोर्स बन सकी और मिस रैना भी सरवाइव कर चुकी हैं। मुझे अभी भी आगे चलकर समस्याओं के पहाड़ों का सामना करना बाकी है, लेकिन अभी के लिए आयरीन उस दूसरी प्रॉब्लम पर फोकस करे जो मुझे आज रात हल करनी है। वो खुद को समझाते हुए कह रही होती है हाँ मैं ये कर सकती हूँ आयरीन, तुम ये कर सकती हो। और फिर अगला सीन हमें दिखाया जाता है काफी टाइम बाद का रात का, जहाँ पर हम देख रहे होते हैं माइकल गेट पर नॉक करते हुए कह रहा होता है क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। आयरीन माइकल की बात का रिप्लाई करते हुए कहती है जी हाँ सर माइकल, आप अंदर आ सकते हैं। और जैसे ही रूम का गेट खुलता है हम देखते हैं आयरीन सामने खड़ी होती है एक मास्क को पहने हुए और कह रही होती है वेलकम। माइकल जैसे ही आयरीन को इस तरह देखता है वो काफी सरप्राइज लग रहा होता है और आयरीन उससे पूछते हुए कहती है सर माइकल क्या आप अंदर नहीं आ रहे हैं। और अगला सीन हम देखते हैं कुछ घंटों पहले का, रैना और सिंथिया को वापस भेजने के तुरंत बाद, जब हम देखते हैं माइकल का एक साथी मिलने हुए आया होता है और ये है हमें इनका इंट्रोडक्शन दिया जाता है। ये है अप्रेंटिस नाइट गैब्रियल। अप्रेंटिस नाइट वो होते हैं जो नाइट की सेवा करते हुए उनके कर्तव्यों का पालन करते हैं। और वो नाइट माइकल का संदेश लेते हुए आया होता है आयरीन के पास और कह रहा होता है कमांडर ने कहा है कि वह पैलेडिन क्वार्टर्स में अपनी बॉडी को प्योरीफाई करेंगे। वो लेडी आयरीन से प्योरीफिकेशन के लिए यहाँ आने से पहले। आयरीन उसकी बात को सुनकर कहती है मुझे न्यूज़ देने के लिए थैंक यू। तभी वो नाइट कहता है बिल्कुल भी नहीं, ये तो मेरे लिए नेचुरल ही है, तो फिर ठीक है। हम देखते हैं गैब्रियल के चले जाने के बाद आयरीन तुरंत ही गेट लगाकर खड़ी हो जाती है। वो काफी नर्वस लग रही होती है और खुद से कह रही होती है मैं तो काफी बड़ी मुश्किल में पड़ गई हूँ, मैंने तो अभी तक छिपने का कोई तरीका भी नहीं ढूंढा है। प्यूरिफिकेशन करने के दौरान मेरी बॉडी को कितना अजीब सा महसूस होता है। मुझे लेडी रैना और लेडी सिंथिया के साथ बहुत अच्छा समय बिताने के लिए मिल रहा था, मैं तो ये बिल्कुल भूल ही गई थी। यहाँ तक कि मैंने प्यूरिफिकेशन पर लिखी हुई बेस्ट बुक्स में भी छानबीन की है, लेकिन वो केवल नॉर्मल थ्योरेटिकल बातों से भरा हुआ था, इसीलिए उसे बिल्कुल भी मदद नहीं मिली। और उन बुक्स में ज़्यादातर यही लिखा हुआ होता है कोई प्योरीफायर आगे बढ़ता है प्योरीफाई करने के लिए उन्हें अपने शरीर और मन को शांत रखना चाहिए और पावर्स प्रदान करने वाली गॉडेस के प्रति ग्रेटिट्यूड से भरे हुए हृदय से आगे बढ़ना चाहिए। आयरीन काफ़ी परेशान होती है और खुद से कह रही होती है मुझे क्या करना चाहिए। वो आज रात को आ रहे हैं, वो भी ऐसे समय में। मैं चाहे कितना भी सोच विचार कर लूँ मुझे एक भी अच्छा विचार नहीं सूझ रहा है। फिर भी क्या ये सब कुछ मेरी रिंग की वजह से हो रहा है? ऐसा प्रतीत होता है कि सर माइकल के खिलाफ चल रही अपमानजनक अफवाहें अब शांत हो गई हैं, ठीक वैसे ही जैसे कुछ देर पहले उनके सहायक की आंखों में राहत का भाव था। हालांकि जब दोबारा टेस्ट किया गया था तो उसके रिजल्ट से पता चला कि मेरी पावर्स बढ़ी नहीं हैं। अभी के लिए चलिए एक कप गर्म चाय पीते हैं और आज की प्यूरिफिकेशन के बारे में क्या करना है इस पर भी दोबारा से सोचते हैं। आयरीन अपनी मेड के पास जाते हुए कह रही होती है हाना क्या तुम मेरे लिए एक कप चाय ला सकती हो। गेट खुलते ही हम देखते हैं वो रिप्लाई करते हुए कहती है लेडी आयरीन आप। और आयरीन उसको देखते ही कहती है अरे आप लोग क्या कर रही हैं। तभी वो रिप्लाई करते हुए कहती है ये सब आपकी दयालुता और हमें आपके आराम के समय में अन्य काम करने की अनुमति देने के कारण ही संभव हो पाया है लेडी आयरीन। हमें कुछ टाइम पहले का सीन दिखाया जाता है जब आयरीन कह रही होती है मेरी चिंता मत करो और बेझिझक अगले कमरे में जाकर आप लोग काम करो, क्योंकि मेड के कमरे इधर से बहुत दूर हैं। हाना बता रही होती है हमें समर फेस्टिवल में इस्तेमाल करने के लिए जानवरों के मास्क बना रहे हैं और उन्होंने कहा है कि हर मास्क पर 10 सिल्वर के कॉइन्स मिलेंगे। उसकी बातों को सुनकर आयरीन कहती है क्या 10 सिल्वर के कॉइन्स। आयरीन काफी एक्साइटेड होकर कहती है क्या आपको लगता है कि मैं भी इन्हें बनाने में आपकी मदद कर सकती हूँ, वैसे भी मेरे पास अभी करने के लिए कुछ भी नहीं है। आयरीन की बात को सुनकर वो काफी खुश होकर कहते हैं अरे लेडी आयरीन क्या आप ये करना चाहेंगी, और वैसे भी हमें काम करने के लिए लोगों की जरूरत ही पड़ रही थी। लेडी आयरीन आपके हाथ तो इनक्रेडिबली फास्ट हैं, मुझे तो ऐसे लगता है जैसे आप बहुत ही ज्यादा स्किल्ड हैं। तो तभी दूसरी मेड कहती है सचमुच में आपकी क्राफ्टमैनशिप तो बहुत ज्यादा वंडरफुल है। उन लोगों की बात का रिप्लाई करते हुए आयरीन कहती है क्या सचमुच में, और अपने मन में कह रही होती है सिलाई करना तो ऐसी चीज है जो मुझे ऑर्फनेज के दिनों से ही आती है। यह मुझे उन दिनों की याद दिलाती है जब मेरे हाथ तेजी से नहीं चलते थे तो मुझे डांट पड़ती थी। और अभी अपने मास्क को देखकर वो कहती है मुझे भी यह मानना ही पड़ेगा कि कितनी अच्छी तरीके से बनाया गया है। और उस मास्क को देखते हुए आयरीन को एकदम से याद आता है कि मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत थी, वो यही चीज़ हो सकती है, हाँ वो यही है।
और अभी हमें प्रेजेंट के सीन दिखाया जाता है जब आयरीन अपने सिर पर मास्क लगाए हुए होती है और माइकल उसको देखकर कहता है, लेडी आयरीन, आपके सिर पर वो चीज क्या है? माइकल की बात का रिप्लाई करते हुए आयरीन कहती है, शायद इसलिए क्योंकि बर्फ से संबंधित डंजन पर छापे मारने के दौरान मेरे कपड़े बहुत पतले थे, मुझे थोड़ी सी सर्दी लग गई है। और अभी वो खांसने की एक्टिंग करते हुए कह रही होती है, मुझे चिंता थी कि प्यूरिफिकेशन करने के दौरान कहीं आपको मैं सर्दी जुकाम न दे दूं सर माइकल। कैपिटल के क्लिनिक में भी यही कहा जाता है कि आप आमने सामने होते हैं तो सर्दी जुकाम जल्दी फैलता है। आयरीन की बात को सुनने के बाद माइकल नर्वस होते हुए कहता है, रुमाल या मास्क नहीं बल्कि इतना बड़ा खरगोश का मास्क। माइकल की बात पर आयरीन कहती है, सर माइकल, आप इस कॉन्टिनेंट की आशा है, हर कोई आपकी हेल्थ के लिए प्रार्थना कर रहा है, इसीलिए हम कभी भी किसी भी परिस्थिति में आपको बीमार नहीं पड़ने दे सकते। और हमें पहले का सीन दिखाया जाता है जब आयरीन ने मास्क के लिए कहा होता है तो मेड काफी चिंता में कहती है, मुझे आपकी मास्क पहनने से कोई भी आपत्ति नहीं है, लेकिन आप इसका इस्तेमाल किस लिए करने की योजना बना रही हैं? तो अभी आयरीन बताते हुए कह रही होती है, तो मैंने जानबूझकर ये बहुत बड़ा मास्क चुना ताकि यह बिल्कुल सुनिश्चित हो जाए कि आप तक ये नहीं पहुंचेगा, क्योंकि ये चीज जितनी ज्यादा बड़ी होगी उतना ही अच्छा होगा। हम देख रहे होते हैं आयरीन की बात को सुनकर माइकल एकदम शांत खड़ा हुआ होता है और वहीं पर आयरीन जुकाम होने का नाटक कर रही होती है। आयरीन को ऐसी हालत में देखते हुए माइकल स्माइल करता है और कहता है, अगर आपकी सर्दी इतनी ज्यादा गंभीर है तो आपको आज रात प्यूरिफिकेशन करने की आवश्यकता नहीं है। और ये मेरी भी गलती है कि मैंने आपकी कंडीशन के बारे में अच्छी तरीके से पता नहीं लगाया और इधर पर चला आया लेडी आयरीन। माइकल की बात को सुनकर आयरीन कहती है, नहीं नहीं, आपको अभी भी प्यूरिफिकेशन की आवश्यकता है, यह इतना गंभीर नहीं है तो मैं अभी भी इसे कर सकती हूँ। वो अपने मन में रोते हुए कह रही होती है, प्लीज मुझे आपको ऐसे ही प्यूरिफाई करने दीजिए। तभी माइकल कहता है, अगर आप ऐसा कह रही हैं तो मैं समझ गया। माइकल की बात को सुनकर आयरीन अपने मन में कहती है, ये तो काफी अच्छी बात है कि सर माइकल ने मेरी बात को मान लिया। तभी हम देखते हैं माइकल आयरीन के पीछे जाता है। माइकल को ऐसे करते देख आयरीन कहती है, सर माइकल, आप मेरे पीछे क्यों जा रहे हो? हम देखते हैं माइकल आयरीन का मास्क हटाते हुए कहता है, जब तक हम आमने सामने नहीं होंगे तब तक कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना? और ऐसा लगता है कि मास्क लगाए रखना आपके लिए बेहद अनकंफर्टेबल होगा। माइकल की बात को सुनकर आयरीन कहती है, हाँ ऐसा है, लेकिन आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है। तभी माइकल कहता है, आप चिंता मत कीजिए, मैं आपकी आंखों में बिल्कुल भी नहीं देखूंगा। और तभी हम देखते हैं माइकल अपने दोनों हाथ को आगे बढ़ाते हुए कहता है, लेडी आयरीन, मैं आज फिर आपकी प्योरिफिकेशन की प्रार्थना करता हूँ। माइकल की बात को सुनकर आयरीन खुद को संभालते हुए कहती है, कोई बात नहीं, सब कुछ बिल्कुल ठीक हो जाएगा, क्योंकि हम इस पोजीशन में आमने सामने नहीं मिलेंगे। और हम देखते हैं आयरीन अपना हाथ माइकल के हाथ में देती है ताकि वो उसको प्योरीफाई कर सके। हम देख रहे होते हैं आयरीन की आंखों से आंसू आने लगते हैं। वो खुद को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही होती है और अपने मन में कह रही होती है, मागी इस बार कुछ ज्यादा स्ट्रांग है पिछली बार से। माइकल के अंदर जो डिमोनिक एनर्जी अभी चल रही होती है उसको प्योरीफाई करने की वजह से आयरीन काफी ज्यादा स्ट्रगल कर रही होती है। आयरीन अपने मन में कह रही होती है, हमारी बॉडी इतने करीब है कि चिपके हुए मैं सर माइकल के फिजिक को महसूस कर सकती हूँ, और मैं उन्हें छूने से जितनी ज्यादा बचने की कोशिश करती हूँ मेरी बॉडी उतनी ही ज्यादा मेरी बात सुनने से इनकार कर देती है। ये बहुत ज्यादा डेंजरस है। आयरीन उस मागी की वजह से काफी स्ट्रगल कर रही होती है। तभी वो पीछे मुड़ते हुए कहती है, सर माइकल प्लीज रुक जाइए, एक सेकंड के लिए हम आराम कर लेते हैं। आयरीन की बात को सुनकर माइकल उससे कहता है, प्यूरिफिकेशन शुरू करने के तुरंत बाद ही रुक जाना, यह आपके पार्टनर के प्रति बहुत रूड बिहेवियर होता है। माइकल की बात का रिप्लाई करते हुए आयरीन कहती है, लेकिन वो मागी इतनी ज्यादा पावरफुल है कि मेरे शरीर में बिल्कुल भी ताकत नहीं बची है। आयरीन की बात को सुनकर माइकल कहता है, मैं आपके बिल्कुल पीछे खड़ा हुआ हूँ, इसीलिए आप आराम से बैठिए और चिंता मत करिए। मैं मागी के डिस्चार्ज को बहुत धीरे धीरे बढ़ाऊंगा, तो प्लीज थोड़ी देर और रुक जाइए। आप रिलैक्स कीजिए और धीरे धीरे जो कुछ भी अंदर जाए उसे एक ही बार में निगलने की कोशिश मत कीजिए, लेकिन इसे किनारे से थोड़ा थोड़ा करके स्वीकार करने के रूप में सोचिए। आयरीन खुद को संभालने की कोशिश कर रही होती है और कह रही होती है, जैसा कि सर माइकल ने कहा है, आराम से, मुझे इसे हर हाल में रोकना ही होगा। आयरीन प्योरिफिकेशन को कंटिन्यू रखने की पूरी कोशिश कर रही होती है और उसको ऐसे ट्राई करते हुए देख माइकल कहता है, आप बहुत अच्छा कर रही हैं। तभी हम देखते हैं माइकल का ध्यान जाता है अपने सामने की विंडो पर, जहां पर उनके रिफ्लेक्शन सामने से दिख रहे होते हैं अच्छी तरीके से। और आयरीन को इस तरह से देखते हुए वो अपने मन में कह रहा होता है, आपको बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है ना? हम देख रहे होते हैं अभी भी माइकल की आंखें डिमोनिक एनर्जी की वजह से रेड लग रही होती हैं।
और वो अपने मन में कह रहा होता है, जब भी आप इस तरह मेरी बाहों में होती हो, मैं कितना ज्यादा खुद को रोकने की कोशिश करता हूँ। और वो आयरीन के पास जाते हुए कहता है, बस थोड़ी देर और, अगर मैं आपके हाथों के अलावा कहीं और छू लूं तो क्या आपको कोई दिक्कत तो नहीं होगी? हम देखते हैं माइकल की बात को सुनकर आयरीन एकदम से सरप्राइज लग रही होती है। हम देखते हैं माइकल के क्वेश्चन पूछने पर आयरीन अपने मन में कह रही होती है, मैं तो एक हाथ से ही अभी अपनी लिमिट पर पहुंच चुकी हूँ। लेकिन सर माइकल का मुझसे कुछ भी मांगना बहुत ही ज्यादा रेयर है, सबसे बढ़कर जो कि ये प्योरिफिकेशन से संबंधित रिक्वेस्ट है, इसलिए मैं उन्हें मना भी नहीं करना चाहती। बल्कि ठीक मेरी पिछली लाइफ के जैसे ही मैं चिंतित हूँ, मुझे उम्मीद थी कि वह मुझसे कुछ ज्यादा करेंगे। माइकल की बात पर ध्यान देते हुए आयरीन अपने मन में सोच रही होती है, अगर वो मेरे हाथों को नहीं तो कहाँ छूने के लिए प्लान कर रहे हैं। और वहीं पर हम देख रहे होते हैं माइकल आयरीन के शोल्डर से उसके बालों को हटाता है और उसके नेक पर किस करता है। और उसके बाद अगला सीन हमें दिखाया जाता है जब आयरीन बेड पर लेटी हुई होती है, उसकी आंखें खुलती है, वो खुद से कह रही होती है, मैं कहाँ पर हूँ? क्या मैं पिछली बार की तरह फिर से बेहोश हो गई? तभी हम देखते हैं माइकल आयरीन के पास जाते हुए कहता है, आप जाग गई हैं? माइकल को देखकर अपने सामने आयरीन और भी ज्यादा सरप्राइज हो जाती है और वो अपने मन में कह रही होती है, मुझे याद भी नहीं है कि मैं बेहोश हो गई थी, लेकिन यह वास्तव में काफी राहत की बात है। और क्या उन्होंने मेरे जागने तक का इंतजार किया? ऐसा लगता है कि आधी रात बीत चुकी है। और तभी वो कहती है, आई एम सॉरी माइकल, मेरी प्योरिफिकेशन पावर्स काफी कम थी, इसलिए मैं आपकी मांगी का सामना नहीं कर सकी। आयरीन की बात का रिप्लाई करते हुए माइकल कहता है, मुझे इस तरह की अनरीजनेबल रिक्वेस्ट करने के लिए खेद होना चाहिए। आयरीन अपने मन में कह रही होती है, अंदर आते हुए मागी पहले से अलग महसूस हुई मुझे, जिससे मैं चौंक गई, जो कि वह आज एक एडवांस डंजन को पार करने के बाद वापस आए थे, इसलिए शायद यह उसी का इफेक्ट बचा हुआ होगा। और वो माइकल से पूछती है, मैंने सुना है कि आपने एक एडवांस डंजन को पार कर लिया जहां पर आज दिन के दौरान एक अनरिकॉर्डेड ग्रिफिन प्रकट हुआ था। और मिस रैना ने कहा कि मैं आपको, सर माइकल, आपको उनकी तरफ से थैंक यू कहूँ। आयरीन की बात को सुनकर हम देखते हैं माइकल कहता है, अच्छा ऐसा है, क्या आप मिस रैना के साथ काफी करीब आ गई हैं? आयरीन उसकी बात का रिप्लाई करते हुए कहती है, हाँ, मैंने उनके और लेडी सिंथिया के साथ चाय पी थी, जिनसे मैं प्रिंसेस सिसिलिया की गैदरिंग में मिली थी, और जो कि हम तीनों ही प्रिंसेस की नजरों से लगभग गिर चुके थे, इसलिए हम जल्दी ही एक दूसरे के करीब आ गए। आयरीन की बात को सुनकर माइकल काफी सीरियस होते हुए कहता है, क्या क्या आपके साथ कुछ गलत हुआ था गैदरिंग में? माइकल के क्वेश्चन को सुनकर और उसको इतना सीरियस देखते हुए आयरीन अपने मन में कहती है, मैं प्रिंसेस की रिंग के बारे में बात नहीं कर सकती क्योंकि यह मेरी पिछली लाइफ से जुड़ी हुई बात है, और अगर प्रिंसेस ने जो उनके साथ किया था इसके बारे में उनसे बात करूं तो उनकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचेगी लेडी सिंथिया की, और उस बारे में तो मैं बिल्कुल भी नहीं कह सकती जो गैदरिंग में सर माइकल की इंसल्ट कर रहे थे। तभी वो कहती है, बस मुझे ऐसा लगता है कि प्रिंसेस जैसी नोबल लेडी के साथ घुल मिलने में काफी मुश्किल हो रही है, शायद मुझे फोर्ट्रेस में ढलने में कठिनाइयां हो रही हैं। बेहतर रिवॉर्ड वाले डंजन के लिए प्रायोरिटी के अधिकार पर चयन का राइट, ऐसे रेट्स जिनमें रिवॉर्ड का बड़ा हिस्सा हासिल करने का लक्ष्य रखा जा सकता है। प्योरीफाई करने वालों के बीच घुल मिलने या दोस्ती करना महज एक बहाना है। इस गैदरिंग का असली उद्देश्य अधिकारों और हितों को लेकर पर्दे के पीछे चल रहा संघर्ष है। अगर नाइट्स का बैटलफील्ड डंजन है, मुझे बहुत देर से इसका एहसास हुआ कि प्योरीफायर्स की बैटलफील्ड ही फोर्ट्रेस है। भले ही मुझे अपनी पिछली लाइफ में इसके बारे में पता होता तो भी मैं वैसे भी इस खेल में शामिल नहीं हो पाती। और वो माइकल से कहती है, मुझे बस थोड़ी सी चिंता है कि गैदरिंग में शामिल न हो पाने के कारण कुछ नुकसान भी हो सकता है, मिस सिंथिया के पार्टनर के लिए, मिस रैना के पार्टनर के लिए, और यहाँ तक कि हमारे लिए भी। आयरीन अपनी बात को कहकर काफी नर्वस होती है और खुद से कह रही होती है, हाँ, मैंने आखिरकार ये बात कह ही दी, मैंने उसे और मुझे हम कहकर बुलाया है अभी। आयरीन की बात को सुनकर हम देखते हैं माइकल कहता है, तो लेडी आयरीन, आप खुद की एक गैदरिंग स्टार्ट क्यों नहीं करती? क्या एक जैसी सोच रखने वाले लोगों के एकत्रित होने के मूल उद्देश्य को गैदरिंग नहीं कहते हैं? आयरीन जैसे ही माइकल की बात को सुनती है वो काफी शॉक्ड होकर कहती है, क्या? आयरीन को इतना शौक देखकर माइकल कहता है, क्या यह अच्छा नहीं होगा कि आप एक लीडर बने और एक नई गैदरिंग स्टार्ट करें? माइकल की बात को सुनकर आयरीन कहती है, नहीं, मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती हूँ, मुझ में वो एबिलिटी नहीं है, ना ही मैं लोगों को इकट्ठा करने या उनको लीड करने की शक्ति रखती हूँ। आयरीन की बात को सुनकर माइकल उससे समझाते हुए कहता है, लेकिन कोशिश किए बिना ऐसे आपको पता कैसे चलेगा? माइकल की बात को सुनकर आयरीन कहती है, आप ये कैसे कह सकते हैं कि मैं ये काम शानदार तरीके से करूंगी? हमें पार्टनर्स बने हुए ज्यादा समय भी नहीं हुआ है।
आयरीन की बात को सुनकर माइकल एकदम शांत हो जाता है और कहता है, जब मैं छोटा था तो मेरी प्योरिफिकेशन की लाइट को मेजर करने वाले प्राइस्ट ने मुझे बताया था कि प्योरीफायर किस प्रकार के व्यक्ति है, उसके आधार पर उसके द्वारा प्रदान किए जाने वाली प्योरीफिकेशन की लाइट का स्वरूप भी बदलता रहता है। उनकी पावर्स के ग्रेड या स्केल की परवाह किए बिना उन्होंने कहा कि आप इसे इसके कलर, टेम्परेचर या शरीर में फैलने वाली सेंसेशन के माध्यम से महसूस कर सकते हैं कि प्योरीफायर की सोल कितनी क्लीन, गर्म और अच्छी होती है और वह कितना सीधा और मजबूत है। क्योंकि मुझे इससे पहले कभी भी प्योरीफिकेशन प्राप्त नहीं हुआ था, मुझे यह बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि इसका मतलब क्या है। लेकिन उस दिन कॉन्ट्रैक्ट की रात, जिस क्षण मैंने आपका हाथ पकड़ा, मुझे यह पता चल गया। लेडी आयरीन, आप कितना वार्म और स्ट्रॉन्ग से प्रकाश धारण करती हैं। हम देख रहे होते हैं आयरीन माइकल की बात को काफी ध्यान से सुन रही होती है और अपने मन में कहती है। उसके बाद सर माइकल ने एक शब्द भी नहीं कहा और मेरी आंखों में देखते रहे और उनकी तरफ देखते हुए मुझे अचानक से होश आया और मैंने जल्दबाजी में यह दिखावा किया कि मुझे अपनी सर्दी उन्हें लगने के डर से चिंता हो रही है। तभी माइकल उससे कहता है, सच कहूँ तो मुझे अपनी पूरी लाइफ में कभी भी सर्दी जुकाम नहीं हुआ है, इसीलिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। और उन शब्दों को पीछे छोड़ते हुए सर माइकल पैलाडिन क्वार्टर्स में लौट गए। चाहे यह मेरी बीमारी का बहाना करने के कारण हुआ हो या फिर इसीलिए कि मुझे सचमुच में सर्दी थी, यह शायद मैं उस कठिन प्योरीफिकेशन प्रोसेस के कारण बेहोश हो गई थी। मैं पूरे 3 दिन तक बिस्तर पर पड़ी रही और मेरे ठीक होने के अगले दिन सर माइकल की रिक्वेस्ट पर प्राइस्ट मेरी प्योरीफिकेशन पावर को फिर से मेजर करने के लिए आए थे और प्राइस्ट ने कहा कि मॉन्स्टर ब्लड को प्योरीफाई करने के बाद भी इसमें कोई चेंजेस नहीं आए। ऐसे प्रतीत होता है कि आपकी प्योरीफिकेशन पावर्स को बढ़ाने के लिए भारी मात्रा में मागी को प्योरीफाई करना होगा। मैंने ये शब्द पहले भी सुने थे, इसीलिए मुझे किसी बात की उम्मीद नहीं थी। लेकिन हम देखते हैं आयरीन के ठीक होने के बाद सिंथिया और रैना उसके लिए फ्लावर्स लाती हैं और कहती हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन, अब तो आप 7th ग्रेड की प्योरीफायर बन गई हैं लेडी आयरीन। उन लोगों से फ्लावर्स लेते हुए आयरीन कहती है, थैंक यू सो मच। तभी रैना काफी एक्साइटेड होते हुए कहती है, क्या आयरीन हिस्ट्री में सबसे पहली प्योरीफायर नहीं है जिसकी प्योरीफिकेशन ग्रेड बड़ी है? जैसे कि उम्मीद थी, आप सचमुच में अमेजिंग है लेडी आयरीन। तभी सिंथिया कहती है, हाँ बिल्कुल सही कहा, और बताते हुए कहती है, इस वजह से फोर्ट्रेस में अफरा तफरी मची हुई है। जहाँ पर काफी लोग इसको जानकर सरप्राइज है, वहीं पर काफी लोग इसको सुनकर जेलस भी महसूस कर रहे हैं। विशेष रूप से प्रिंसेस सिसिलिया के सहायक असामान्य रूप से काफी टेंस दिख रहे थे। फिलहाल सावधान रहना ही समझदारी होगी आयरीन। उन लोगों की बातों को सुनकर आयरीन कहती है, मैं आप दोनों के सामने एक प्रपोजल रखना चाहती हूँ। वहीं दूसरी तरफ हमें प्रिंसेस सिसिलिया दिखाई जा रही होती है। वो काफी गुस्से में होती है और कह रही होती है, आयरीन रोडियम। अपने सहायकों से सिसिलिया को पता चलता है कि आयरीन एक नई गैदरिंग खोल रही है और वो काफी गुस्से में होती है और कह रही होती है, उस लड़की की इतनी हिम्मत कैसे हुई कि मेरे ही फोर्ट्रेस में एक नई गैदरिंग बना रही है। और फिर हमें आयरीन के रूम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो दोनों काफी एक्साइटेड होकर कह रही होती है, हम अपनी एक नई गैदरिंग बनाने वाले हैं। रैना भी काफी खुश होकर कह रही होती है, मुझे ये आइडिया बहुत ज्यादा पसंद आया। तभी सिंथिया कहती है, बिल्कुल, मैं आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करूंगी। तभी रैना कहती है, दरअसल मैं इसे पहले सजेस्ट करना चाहती थी, लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा क्योंकि मुझे चिंता थी कि आपको इसे बोझ महसूस हो सकता है आयरीन, क्योंकि गैदरिंग का आयोजन करना व्यवहारिक रूप से प्रिंसेस सिसिलिया के सामने युद्ध की घोषणा करने के समान है। रैना की बात को सुनकर आयरीन कहती है, यह सच बात है, लेकिन हम चुपचाप बैठकर प्रिंसेस की हैरेसमेंट को सहन नहीं कर सकते हैं। तभी सिंथिया कहती है, हालांकि एक बात की मुझे चिंता है। प्रिंसेस की गैदरिंग के अनुरूप आयोजन करने के लिए हम अभी जितने लोग हैं उसकी तुलना में कहीं अधिक लोगों के साथ आयोजन करने की आवश्यकता होगी, और ऐसा करने के लिए हमें पार्टिसिपेंट्स के साथ ऑफर करने के लिए पर्याप्त रेड रिवॉर्ड्स उपलब्ध करने होंगे, भले ही यह प्रिंसेस द्वारा दिए जाने वाली सुविधाओं जितना ना हो। मुझे यह बात समझ में आती है कि सर माइकल अपनी सारी लूट मंदिर को डोनेट करते हैं। क्या आपको लगता है कि वह रिवॉर्ड्स शेयर करने के लिए सहमत होंगे? सिंथिया की बात को सुनकर आयरीन कहती है, हाँ आपने सही क्वेश्चन पूछा। मैंने दरअसल सर माइकल से बिल्कुल यही क्वेश्चन पूछा था। और हमें पुराना वो मोमेंट दिखाया जाता है जब आयरीन ने ये क्वेश्चन पूछा होता है माइकल से। तभी माइकल कहता है, आपको इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, मुझे बस और ज्यादा डंजन को साफ करने की आवश्यकता है। इस तरह से मंदिर को डोनेट किए जाने वाला अमाउंट अनचेंज रहेगा, जो कि उन्हें समझाने के लिए काफी होगा। माइकल की बात को सुनकर आयरीन कहती है, क्या, लेकिन क्या यह आपके लिए बहुत अधिक थका देने वाला नहीं होगा सर माइकल?
आयरीन की बात को सुनकर माइकल कहता है, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन मुझे आपसे प्यूरिफिकेशन के लिए और भी अधिक बार रिक्वेस्ट करनी होगी लेडी आयरीन। माइकल की बात को सुनकर आयरीन काफी सरप्राइज होकर कहती है, अगर ऐसा है तो ठीक है, मैं आपको प्यूरिफाई कर सकती हूँ सर माइकल। और इसके अलावा आपने मुझे जो रिंग दी थी उसकी बदौलत मेरी प्यूरिफिकेशन ग्रेड 7th ग्रेड तक पहुंच चुकी है। तो मुझे लगता है कि अब मुझे प्यूरिफिकेशन करने में थोड़ा बेहतर हो जाना चाहिए पहले से। आयरीन की बात को सुनकर माइकल स्माइल करते हुए कहता है, तो फिर हमारी प्रॉब्लम तो सॉल्व हो चुकी है अब। और ये बात कहते हुए वह तुरंत कुछ समय के लिए फोर्ट्रेस से निकलकर एक दूर स्थित डंजन को साफ करने के लिए चले गए। हमें दिखाई जाती है आयरीन की इमेजिनेशन, जहाँ पर माइकल कह रहा होता है, मैं अब कुछ देर के लिए जाता हूँ। आयरीन की बात को सुनकर रैना कहती है, सर माइकल तो सचमुच में अमेजिंग है। तभी सिंथिया कहती है, हाँ मैं भी इससे सहमत हूँ। उनकी बदौलत निश्चित रूप से बहुत सारे लोग हमारी गैदरिंग में शामिल होंगे। हमें बस इसकी ऑफिशियली अनाउंसमेंट करने के लिए एक ग्रेट सोशल बैंक्वेट को होल्ड करना होगा। आइए हम तीनों अपना बेस्ट देते हैं। और फिर उसके बाद हमने हर एक इनविटेशन लेटर अपने हाथ से लिखा था और उन्हें छोटे छोटे लेटर्स के साथ फोर्ट्रेस के हर एक प्योरीफायर के पास भेज दिया। जैसे कि उम्मीद थी, बैंक्वेट की तैयारी करना काफी ज्यादा महंगी साबित हुई, लेकिन सिसिली और रैना ने हमेशा की तरह टूटे हुए मुझ जैसे व्यक्ति की तरफ से आगे बढ़कर मदद की। सिंथिया कह रही होती है, मेरे पास कुछ गहने हैं जो मैंने अपनी फैमिली एस्टेट को छोड़ते समय इमरजेंसी के लिए रखे थे। उनको बेचने से कुछ समय के लिए बैंक्वेट हॉल का किराया निकल जाना चाहिए। तभी रैना कहती है, मेरे पास भी इंटरमीडिएट डंजन को क्लियर करने के बाद थोड़ा सा सोना भी बचा हुआ है। इसका इस्तेमाल हम खाना बनाने में करते हैं। उन लोगों के सपोर्ट को देखकर आयरीन अपने मन में कह रही होती है, वो सोना जो उनके अनमोल जीवन का भार उठा रहा है, इसका महत्व मुझसे बेहतर कोई नहीं जान सकता है। मैं चाहती थी कि यह बैंक्वेट हर हाल में सफल हो, और अगर मैं अपने पिछले जीवन की यादों का इस्तेमाल करते हुए और भी अधिक मेहनत करूं, ताकि मैं इतनी ज़्यादा स्ट्रांग बन सकूं कि प्रिंसेस सिसिलिया जैसे कोई भी मेरे प्रति द्वेष रखने की हिम्मत ना करे। और जैसे कि आपने मुझे बचाया था, क्या मैं आपको भी बचा सकती हूँ। और अभी हमें प्रेजेंट का बैंक्वेट का सीन दिखाया जा रहा होता है, जहाँ पर आयरीन और माइकल आ रहे होते हैं। आयरीन माइकल की तरफ देखते हुए अपने मन में कह रही होती है, यह पागलपन भरा विचार हो सकता है कि मुझ जैसे किसी साहसी व्यक्ति को सर माइकल को बचाने का साहस करना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर ऐसा होता है तो मैं उनकी रक्षा करना चाहती हूँ। सर माइकल, मैं आपको प्रोटेक्ट करना चाहती हूँ। और जब निर्धारित समय आ गया तो सभी पेयर्स एक एक करके बैंक्वेट में आने लगे, और तभी हमें पहले पेयर दिखाए जाते हैं। वो अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कहते हैं, मेरा नाम गिलवर्ट ओवेन है। शायद आपको नहीं पता, लेकिन मैं आपसे पहले मिल चुका हूँ। पिछले साल एक एडवांस डंजन रेड के दौरान मैंने सर माइकल के साथ मिलकर लड़ाई लड़ी थी। और हमें दूसरे पेयर्स दिखाए जाते हैं। वो अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कहते हैं, जैसा कि मैंने अपना पहले इंट्रोडक्शन दिया था, मेरा नाम है मैक्सिम और मैं सोलवेसी किंगडम से हूँ, और ये मेरी पेयर है। उसके बाद अगले पेयर दिखाए जाते हैं हमें। वो ग्रीट करते हुए कहते हैं, आपने हमें इनविटेशन लेटर भेजा, इसके लिए बहुत ज़्यादा थैंक यू। मेरा नाम डेनिस होपर्स है। और लेडी आयरीन, आपने जो गिफ्ट के साथ लेटर भेजा था वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। और उन लोगों को देखकर आयरीन कहती है, आप सभी का स्वागत है। आपसे मिलकर बहुत ज़्यादा खुशी हुई मुझे। उन लोगों को देखकर आयरीन अपने मन में कह रही होती है, जिन लोगों के आने की उम्मीद थी मुझे, वो आ गए हैं, लेकिन अनएक्सपेक्टेडली पार्टिसिपेंट्स की संख्या काफ़ी ज़्यादा कम है, क्योंकि हमें 20 से ज़्यादा पेयर्स के रिप्लाई मिले थे। लेकिन वास्तव में जो लोग आए हैं उनकी संख्या और हम सभी को मिलाकर 6 पेयर्स हैं। आखिर सभी लोग कहाँ पर चले गए हैं। तभी हम देखते हैं रैना की आवाज़ आती है। वो चिल्लाते हुए कहती है, आयरीन, प्रिंसेस सिसिलिया ने आज अचानक से एक मैसिव बैंक्वेट का आयोजन किया है। उन्होंने अपनी पिछली सभी क्वालिफिकेशन संबंधी आवश्यकताओं को और रिवॉर्ड स्प्लिट को हटा दिया है, और उन्होंने अपनी नई शर्तों के साथ अपनी गैदरिंग को फिर से रिकंस्ट्रक्ट किया है। तो ऐसा लगता है कि सभी लोग दौड़कर वहीं पर चले गए। रैना की बात को सुनकर सिंथिया कहती है, क्या आज के दिन ही? ये तो बहुत ज़्यादा रूड है। हमने तो सबके आने की उम्मीद से सारी तैयारियां भी कर ली थी। सिचुएशन को देखते हुए आयरीन अपने मन में कह रही होती है, मुझे यह तो पता था कि वो हमें नियंत्रण में रखने की कोशिश करेंगी, लेकिन प्रिंसेस सिसिलिया ने मेरी उम्मीद से कहीं ज्यादा साहसी कदम उठाया है। अब मैं क्या कर सकती हूँ। सर माइकल, सिसिलिया और रैना ने इस काम के लिए मुझ पर काफी भरोसा जताया है। मुझे कुछ ना कुछ उपाय तो सोचना ही होगा। आयरीन को इतनी ज्यादा चिंता में देखकर हम देखते हैं माइकल कहता है, इतने ही लोग पर्याप्त से कहीं ज्यादा अधिक होंगे। आज हम अच्छी तरीके से इंट्रोडक्शन करते हैं एक दूसरे के साथ, और कल की रेड के लिए तैयारियां भी करते हैं।
माइकल की बात को सुनने के बाद हम देखते हैं आयरीन काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और अपने मन में कह रही होती है क्या। माइकल की बात को सुनकर हम देखते हैं मैक्सिम आगे बढ़ता है और कहता है सर माइकल क्षमा कीजिएगा लेकिन आप किस डंजन की बात कर रहे हैं। माइकल उसकी बात कर रिप्लाई करते हुए कहता है मैं डंजन नंबर 2 की बात कर रहा हूँ। उसकी बात को सुनकर सभी कहते हैं क्या एडवांस डंजन। वो लोग कह रहे होते हैं ये तो लार्ज स्केल की रेड है जिसके लिए आमतौर पर कम से कम 20 लोगों की आवश्यकता होती है और इतने लोगों के साथ उस एडवांस डंजन का सामना करना इसमें आपकी सेफ्टी को ध्यान रखना होगा। अपने पार्टनर की बात को सुनकर सिंथिया कहती है कोई नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मुझे आयरीन और सर माइकल के ऊपर पूरा भरोसा है। बैंकेट के अगले दिन सर माइकल हमारे छोटे से ग्रुप को एक नए एडवांस डंजन में ले गए। सभी नाइट्स अपनी पूरी मेहनत के साथ लड़ रहे होते हैं तभी मैक्सिम कह रहा होता है सर माइकल क्या आपने अभी ये देखा। तभी माइकल कहता है बहुत अच्छे। यहाँ तक कि वे नाइट जो पहले घबराहट और डर की वजह से हिचकिचा रहे थे। मैं इसे कैसे कहूँ मैं सर माइकल के कॉन्फिडेंस और उनकी स्ट्रेंथ का मुकाबला नहीं कर सकती हूँ। फिर भी क्योंकि हर कोई उन पर भरोसा करता है और उनको फॉलो करता है इस कठिन एडवांस डंजन क्लियर की प्रोसेस अच्छी तरीके से बढ़ती रही। मुझे भी अपना बेस्ट करना चाहिए ताकि मैं किसी के ऊपर बोझ न बन जाऊं। और हम देखते हैं माइकल के पास अपना रुमाल लेते हुए आयरीन जाती है और कहती है सर माइकल इसका यूज़ कीजिए ये है। उसके बाद हम देखते हैं डंजन क्लियर हो जाता है और उसको देखते हुए वो लोग कह रहे होते हैं वाओ तो ये है एक एडवांस डंजन का रिवॉर्ड रूम। क्या एडवांस डंजन का रिवॉर्ड रूम इतना ज़्यादा बड़ा होता है और इधर पर तो 5 बॉक्सेस भी हैं रिवॉर्ड के। मैक्सिम उस बॉक्स को देखकर काफी सरप्राइज होकर कह रहा होता है ये तो सोने और ज्वेल से भरे हुए हैं मैं तो अंदाजा भी नहीं लगा सकता कि इसमें कितना कुछ होगा। ये एक एडवांस डंजन का रिवॉर्ड है। तभी ओरियाना कहती है मुझे लगता है कि सबसे अच्छा यही होगा कि सर माइकल जिन्होंने सबसे ज्यादा मेहनत की है वो सबसे लास्ट बॉक्स को खोलें। बाकी के लोग भी कहते हैं ये काफी अच्छा आइडिया है अगर आप ऐसा करेंगे तो हमें काफी अच्छा लगेगा। तभी हम देखते हैं माइकल कहता है ठीक है। हमें दिखाया जाता है माइकल उस बॉक्स को अपने हाथ में पकड़ लेता है और उसको खोलते हुए कहता है इसमें तो एक रिंग है। माइकल जैसे ही उस बॉक्स में से रिंग को निकालता है आयरीन उसको देखकर कह रही होती है आजकल रिंग्स बहुत ज़्यादा नज़र आ रही हैं और उसको देखकर काफ़ी शॉक्ड हो जाती है। आयरीन के चेहरे के एक्सप्रेशंस पूरी तरीके से बदल जाते हैं क्योंकि वो उस रिंग को देखकर पहचान जाती है और अपने मन में कहती है ये तो वही रिंग है द रिंग ऑफ इनविजिबिलिटी। आखिरकार अब ये इधर पर शो क्यों हो रही है। कॉन्टिनेंट के सेंटर में मित्र देशों की कैपिटल के साउथर्न में निर्मित एक विशाल गढ़ जहां सहयोगी राज्यों और मंदिर ने डंजन को दबाने के लिए हाथ मिलाया। क्योंकि यह वह एरिया है जहां पर डंजन सबसे अधिक बार दिखाई देते हैं इसलिए यह अत्यंत खतरनाक है। हालांकि नाइट्स प्योरीफायर मंदिर और आर्टिफैक्ट्स की उपस्थिति के कारण यह सबसे सुरक्षित स्थान भी है। एक ही समय पर डंजन से मिलने वाली लूट के माल की बदौलत ये वो जगह भी थी जहाँ पर सबसे अधिक पैसे का प्रभाव होता था। रिवॉर्ड रूम में सोना और गहना पाए गए इसे बिना अधिक मूल्यांकन के तुरंत रखा और बेचा जा सकता है। आर्टिफैक्ट्स के अलग अलग एबिलिटीज और हाई डिमांड के कारण नीलामी में बेचने पर कहीं अधिक लाभ प्राप्त होता है। किसी वस्तु को नीलामी के लिए रखने से पहले उसका मूल्यांकन द हैंड ऑफ अप्रेजल से किया जाना आवश्यक है और अकेले मूल्यांकन कराने की कॉस्ट ही इतनी ज़्यादा अधिक है कि आम लोग इसे अफोर्ड करने में मुश्किल से ही सक्षम होते हैं और जो कि उसकी कीमत है 10,000 गोल्ड प्रति मूल्यांकन। और शायद इसी वजह से फोर्ट्रेस का नीलामी घर किसी शाही महल जितना ही भव्य है। इधर पर जितने भी सारे लोग आते हैं वो ज़्यादातर रॉयल्टी और नॉवल लोग ही होते हैं उनसे ही भरा पड़ा रहता है ये। मुझे अपनी पिछली लाइफ में यहाँ पर आने का कोई कारण नहीं था। उस समय मुझे सर माइकल द्वारा दिए गए पैसे ही मिलते थे और बस इतना ही था। लेकिन अब ये बात सोचती हूँ कि मैं इधर पर खुद इनविजिबिलिटी की रिंग को लेकर आई हूँ। किसी कारणवश इसमें एक निराशाजनक कमी यह थी कि यह केवल एक बार ही इस्तेमाल किए जा सकती थी और जो कि मुझे इनाम को दूसरे पेयर्स के साथ बांटना होगा इसीलिए मुझे लास्ट में 1/12 हिस्सा ही मिलेगा। लेकिन जो कि पहली बार हमें नीलामी के लिए द स्टोन ऑफ साइलेंस भी मिला था और 1 लाख गोल्ड बहुत जल्द ही मिलने की संभावना है। बस यही सोचकर अच्छा लग रहा है कि इस बार मैं आखिरकार काउंट से बच निकलूंगी। इससे मेरी धड़कन इतनी तेज हो जाती है कि मेरे पेट में अजीब सा महसूस होता है। हम देख रहे होते हैं माइकल आयरीन की तरफ देख रहा होता है तभी वो उससे पूछता है लेडी आयरीन क्या आप ठीक हैं। माइकल की बात का रिप्लाई करते हुए आयरीन कहती है हाँ मैं ठीक हूँ लेकिन मैंने सुना है कि आप आमतौर पर नीलामी का काम मंदिर पर सौंपते हैं। मेरे साथ नीलामी घर तक आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर माइकल।
और हमारे साथ उस रेड में शामिल होने के लिए भी धन्यवाद, साथ ही रिवॉर्ड को आपस में बांटने पर भी। और सभी लोग आपके प्रति काफी ग्रेटफुल फील करते हैं। मैं सचमुच में नहीं जानती कि मैं आपके इस ग्रेटिट्यूड को किस प्रकार एक्सप्रेस करूं। प्यूरिफिकेशन के अलावा काश मैं आपके लिए कुछ और कर पाती सर माइकल। आयरीन की बात को सुनकर माइकल कहता है, आपकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करना मेरे लिए नेचुरल ही है। हालांकि अगर आप सचमुच में ऐसा महसूस करती हैं, कृपया बाद में मेरी एक छोटी सी मदद कर दीजिएगा। माइकल की बात को सुनकर आयरीन कहती है, एक फेवर? हाँ बिल्कुल, अगर ये मेरे बस में होगा तो मैं आपकी रिक्वेस्ट को जरूर पूरा करूंगी। तभी हम देख रहे होते हैं कुछ लोग दूर से खड़े होकर उन लोगों को देखते हुए कह रहे होते हैं, उधर पर देखो वो सर माइकल है। तो क्या उनके बगल में जो लेडी खड़ी हुई है वो वही है जिनको वो अनटेम्ड हीलिंग मिली है अभी? और वो देखने में काफी सुंदर लगती हैं, जैसा कि अफवाहें कहती हैं। कैसे पता था कि सर माइकल को वाकई में लुक्स और बॉडी की परवाह थी। वो लोग मजाक उड़ाते हुए कह रहे होते हैं, ऐसे चेहरे को देखकर तो एक नाइट भी उसे गले लगाना चाहेगा। उनकी जगह पर अगर मैं होता तो मैं उसे पूरे दिन अपने कमरे में बंद रखता। हम देख रहे होते हैं वो पर्सन आयरीन की इंसल्ट कर रहा होता है, तभी वो और कुछ कहता है इससे पहले ही माइकल आ जाता है। वो उसके गले को पकड़कर उसको उठा लेता है। माइकल को उसके साथ ऐसा करते हुए देख हम देखते हैं आयरीन चिल्लाते हुए कहती है, सर माइकल आप ये क्या कर रहे हैं? और आयरीन की बात का रिप्लाई करते हुए माइकल कहता है, ये इंसान आपकी इंसल्ट कर रहा था। माइकल की बात को सुनकर आयरीन कहती है, मुझे पता है मेरी भी कान है, लेकिन आप उसे पूरी तरीके से इग्नोर कर सकते हैं और मुझे इस तरह की चीजों की आदत हो गई है। माइकल जैसे ही आयरीन की बात को सुनता है वो काफी शॉक्ड होकर कहता है, क्या आपको इसकी आदत हो गई है? माइकल अभी भी उस इंसान को गले से पकड़े हुए होता है। तभी आयरीन कहती है, सबसे पहले प्लीज उसे छोड़ दीजिए, इस रफ्तार से तो उसकी सचमुच में मौत हो जाएगी, प्लीज उसको छोड़ दीजिए। हम देखते हैं माइकल आयरीन की बात को सुनकर उसको नीचे उतारता है और दूर फेंक देता है। माइकल के उसको छोड़ देने पर वो पर्सन काफी ज्यादा गुस्से में होता है और चिल्लाते हुए कह रहा होता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम्हें पता है कि मेरी फादर कौन है? मैं तुम्हें कभी भी माफ नहीं करूंगा, चाहे तुम पहले डीन ही क्यों ना हो। मैं इस सब के बारे में अपने फादर को बताऊंगा और यह सुनिश्चित करूंगा कि तुम्हें इसके लिए फांसी दी जाए। आयरीन उस पर्सन की बातों को सुन रही होती है। तभी माइकल अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहता है, चलिए हम इधर से चलते हैं। माइकल की बात को सुनकर आयरीन कहती है, लेकिन वो इंसान अभी क्या कह रहा था? तभी माइकल कहता है, सब कुछ ठीक है, आपको इसके बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है लेडी आयरीन। वो लोग उधर से जाने लगते हैं, लेकिन वो इंसान पीछे से चिल्लाते हुए कह रहा होता है, तुम कहाँ पर जा रहे हो? मैं अभी तुम्हें इसकी कीमत चुकाने पर मजबूर करूंगा। आयरीन उसकी बातों पर ध्यान नहीं देती है और माइकल की बातों को सोचकर मन में कह रही होती है, उनकी टोन काफी जेंटल थी, लेकिन अपनी सीटों पर बैठने के बाद भी ऐसा लग रहा था मानो वह अपने गुस्से को बड़ी मुश्किल से दबा रहे हों। आयरीन काफी नर्वस होकर कहती है, सर माइकल प्लीज पहले जो कुछ भी हुआ उस पर ध्यान मत दीजिए, मैं सचमुच में बिल्कुल ठीक हूँ। आयरीन की बात को सुनकर माइकल कहता है, इस दुनिया में ऐसा कौन सा ही हस्बैंड होगा जो परवाह नहीं करेगा जब कोई उसकी वाइफ की इंसल्ट करेगा तो। माइकल की बात को सुनकर आयरीन अपने मन में कहती है, खैर अगर आप ऐसे कह रहे हैं तो मेरी पिछली लाइफ में सर माइकल के अलावा मैं जब भी कहीं पर जाती थी तो आसानी से लोग मेरी इंसल्ट किया करते थे, लेकिन मैं उन पर ध्यान नहीं दिया करती थी। और यह कहने के बजाय कि उन्हें मेरी परवाह नहीं थी, यह इस बात के ज्यादा करीब था कि उन्हें बस पता ही नहीं था, क्योंकि वो मेरे साथ नहीं थे। उस समय मुझे भी यही लगता था कि उनकी नजरों से दूर रहना ही उन्हें परेशान न करने का सबसे अच्छा तरीका है। और खैर वैसे भी मुझे इन चीजों की आदत हो गई है। और माइकल की बात का रिप्लाई करते हुए आयरीन कहती है, सर माइकल मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तभी माइकल कहता है, साथ ही यह सुनकर कि आपको इस तरह की इंसल्ट सहने की आदत हो गई है, मुझे बहुत दुख हो रहा है ये सब कुछ जानते हुए। माइकल की बातों को सुनकर आयरीन अपने मन में कह रही होती है, मेरी पिछली लाइफ में जब भी मुझे इस तरह की इंसल्ट का सामना करना पड़ता था, मैंने जानबूझकर सर माइकल से और भी ज्यादा दूरी बनाए रखी, लेकिन साथ ही साथ मैंने अनगिनत बार एक ऐसे ही पल का सपना देखा था, अभी के जैसा मोमेंट जब सर माइकल मेरी ओर देख रहे हैं और मेरी ही साइड ले रहे हैं। इसीलिए जब भी वह मेरे साथ इतना प्रीशियस बिहेवियर करते हैं, मुझे हमेशा इस बात का डर लगने लगता है कि कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही हूँ। तभी माइकल कहता है, अगर कोई और दोबारा आपके साथ बदतमीजी करने की हिम्मत करे तो प्लीज मुझे जरूर बताइएगा। माइकल की बात का रिप्लाई करते हुए आयरीन कहती है, हाँ मैं ऐसा ही करूंगी। तभी माइकल कहता है, नहीं आपको मुझसे प्रॉमिस करना होगा। आयरीन कहती है, हाँ मैं वादा करती हूँ आपसे।
तभी माइकल कहता है मैं खुद उसकी जीभ खींचकर और गर्दन को तोड़ दूंगा ताकि उसके पापों का दंड उसको मिल सके। माइकल को इतना सीरियस देखकर आयरीन कहती है नहीं, आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है, ये कुछ ज्यादा ही हो जाएगा। तभी हमें दिखाया जाता है एक पर्सन स्टेज पर आता है नीलामी करने के लिए और कहता है लेडीज और जेंटलमैन, इंतजार करने के लिए थैंक यू। अब हम आर्टिफैक्ट्स की नीलामी शुरू करेंगे और आज नीलामी करने के लिए पेश की जाने वाली सबसे पहली वस्तु है द स्टोन ऑफ साइलेंस, जो हाथ में पकड़ने पर 1 मिनट के लिए सभी आवाजों को रोक देता है और हम दिए गए मैग्नीफाइंग ग्लास का उपयोग करके इसके अपीयरेंस की पुष्टि करते हैं। अब हम 5000 सोने से शुरुआत करेंगे। आयरीन द स्टोन ऑफ साइलेंस के बारे में सुनने के बाद काफी एक्साइटेड होकर देखती है और कहती है ये तो मेरा आर्टिफैक्ट है। सभी अपनी अपनी बोली लगा रहे होते हैं और लास्ट में बोली जाती है 20,000 गोल्ड की और वो कह रहे होते हैं क्या मुझे कोई और बोली सुनाई देगी। और अब जो कि कोई और बोली नहीं लगा रहा है इसीलिए ये 20,000 गोल्ड का बिकेगा। बोली को सुनकर आयरीन काफी एक्साइटेड होकर अपने मन में कह रही होती है बहुत खूब, द स्टोन ऑफ साइलेंस को 20,000 सोने के सिक्कों में बेचना योजना के अनुरूप रहा। और वो अनाउंसमेंट करते हैं जिन्होंने द स्टोन ऑफ साइलेंस को खरीदा है वो ये पर्सन है। और माइकल जैसे ही उस पर्सन को देखता है वो अपनी तलवार निकालने लगता है और कहता है मैं जाकर उस घिनौने प्राणी को बता दूंगा कि मेरी वस्तु उसे बेचने के लिए नहीं है। माइकल को ऐसे करते देख आयरीन काफी शॉक्ड हो जाती है और कहती है क्या नहीं, सब कुछ ठीक है, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि इसे कौन खरीदता है, बस मुझे सोना मिलना चाहिए। आयरीन माइकल को रोकने की कोशिश कर रही होती है और कह रही होती है प्लीज शांत हो जाइए, आपने उससे बात करने का वादा किया था, फिर भी आप अपनी तलवार क्यों निकाल रहे हैं। और जब मैं सर माइकल को शांत करने की कोशिश से पसीना बहा रही थी नीलामी तेजी से आगे बढ़ी और लास्ट में वो अनाउंसमेंट करते हुए कहते हैं आज के हमारे आखिरी आइटम द रिंग ऑफ इनविजिबिलिटी के लिए हमें 12 लाख सोने की बोली मिली है और अगर 3 की गिनती तक कोई और बोली नहीं लगाता है तो इसे जैसा है वैसा ही बेच दिया जाएगा। और काउंटिंग खत्म होने के बाद वो कहते हैं द रिंग ऑफ इनविजिबिलिटी 12 लाख की बिक चुकी है। आयरीन अपने मन में कह रही होती है हे भगवान, रिंग ऑफ इनविजिबिलिटी भी सफलता रही। अगर इसे 12 रेड पार्टिसिपेंट्स के बीच भी बांटा जाए तो भी प्रत्येक को 1 लाख गोल्ड सोना मिलेगा। आयरीन काफी खुश होती है और वो खुद से कह रही होती है आखिरकार मैंने उतनी मनी कमा ही ली है जितनी काउंट ने डिमांड करी थी, अब मैं फ्री हूँ। तभी वो अनाउंसमेंट करते हुए कहते हैं सभी लोग प्लीज रुक जाइए, अभी कोई किधर पर भी मत जाइएगा, अफसोस की बात है ऐसा लगता है कि नीलामी के लिए एक वस्तु गलती से छूट गई है। और वो अनाउंसमेंट करते हुए कह रहे होते हैं हमारा आर्टिफैक्ट जो कि नीलामी के लिए जाने वाला है वो है एक अमूल्य खंजर। और सभी लोगों के सामने वो आखिरी वस्तु वो खंजर दिखाया जाता है। आयरीन का ध्यान जैसे ही उस खंजर की तरफ जाता है उसको देखकर याद आता है और वो अपने मन में कहती है इस खंजर के ऊपर जो डेकोरेशन लगी है वो बिल्कुल वैसी ही लग रही है जैसे मेरे पास वो मौजूद पत्थर है और इसके अलावा इसका आधा हिस्सा गायब है, ऐसा लगता है मानो जैसे ये एक था लेकिन ये आधा हो गया है और 2 हिस्सों में स्प्लिट हो गया। या फिर क्या यह कोई एक प्रकार का मैजिक स्टोन हो सकता है जो केवल डंजन में ही बनता है, लेकिन मैंने स्पेस टाइम से संबंधित किसी मैजिक स्टोन के बारे में कभी नहीं सुना। तभी ऑडियंस में से एक पर्सन हाथ उठाते हुए कहता है रुको, आपका क्या मतलब है कि इसका मूल्यांकन नहीं हुआ है? क्या यह रूल नहीं है कि इस नीलामी में शामिल वस्तुओं का मूल्यांकन किसी विशेषज्ञ द्वारा सटीक रूप से किया जाए? उसकी बात का रिप्लाई करते हुए वो कहते हैं हाँ आप बिल्कुल सही कह रहे हैं प्रिंस नैरन, और इस खंजर का मूल्यांकन वास्तव में द हैंड ऑफ अप्रेजल से ही किया गया था। हालांकि वह मूल्यांकन सर्टिफिकेट एक ऐसी भाषा में लिखा गया था जो कॉन्टिनेंट में कहीं भी उपयोग में नहीं आती थी, इसीलिए प्राइस ने इसे टेम्परेरी रूप से अनअप्रेज्ड डैगर का नाम दिया था। उनकी बातों को सुनकर एक लोग कहते हैं वाओ ये तो काफी मिस्टीरियस चीज है। तो दूसरा पर्सन चिंता में आकर कहता है लेकिन फिर इसका मतलब ये हुआ कि हम ये नहीं जान सकते हैं कि इस आर्टिफैक्ट का प्रभाव क्या है ना? उनकी बात का रिप्लाई करते हुए वो कहता है हाँ आपने बिल्कुल सही कहा, भले ही इस आर्टिफैक्ट से ईविल एनर्जी प्रकट हो, नीलामी घर किसी भी प्रकार से इसकी जिम्मेदारी नहीं लेता है। और अनाउंसमेंट सुनने के बाद नीलामी घर के अंदर लोग जल्दी ही 2 ग्रुप्स में बट गए। एक ग्रुप खंजर में दिलचस्पी दिखाने वाले में और दूसरे वे लोग जो असहज महसूस कर रहे थे। ये सब कुछ देखते हुए आयरीन काफी नर्वस लग रही होती है और वो खुद से कह रही होती है मुझे क्या करना चाहिए, क्या मुझे भी नीलामी में भाग लेना चाहिए? काउंट को 1 लाख सोना देने के बाद भी मेरे पास कुछ एक्स्ट्रा पैसे बच रहे हैं, लेकिन
लेकिन उन पैसों से मैं एक कॉटेज को खरीद सकती हूँ और एक फ्री पर्सन बनने के बाद मैं अपनी लाइफ के लिए एक बेस तैयार करना चाहती हूँ। और तभी अनाउंसमेंट होती है उस खंजर के लिए और वो लोग कहते हैं फिर से हम अंतिम बार नीलामी शुरू करेंगे। हम देख रहे होते हैं सभी का ध्यान नीलामी की तरफ होता है। तभी माइकल की आंखें एकदम से रेड लगने लगती हैं और वो देख रहा होता है आयरीन की तरफ। वो लोग बोली लगाते हुए कह रहे होते हैं 20,000 गोल्ड, तो दूसरा बोली लगाते हुए कहता है 40,000 गोल्ड। लेकिन तभी एकदम से आयरीन की रिंग उसको दर्द करने लगती है। आयरीन उसको देखकर अपने मन में कह रही होती है रिंग अचानक से इस तरह क्यों व्यवहार कर रही है। ये मेरी उंगली को कसकर दबा रही है, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने इसे पहली बार पहना था। ये धीरे धीरे करके बहुत ज्यादा दर्द कर रही है, जैसे कि यह मुझसे कुछ करने पर नाराज हो। आयरीन की रिंग बहुत ज्यादा दर्द कर रही होती है उसकी उंगली में। तभी आयरीन भी बोले लगाते हुए कहती है 50,000 गोल्ड। आयरीन की बोली को सुनकर वो कहते हैं हमारे पास है 50,000 गोल्ड, क्या इससे कोई अधिक बोली लगाना चाहता है। हम देख रहे होते हैं आयरीन काफी नर्वस लग रही होती है और वहीं पर माइकल भी आयरीन की तरफ ही देख रहा होता है। आयरीन के बाद भी काफी लोग बोली लगा रहे होते हैं और 60,000 गोल्ड और 70,000 गोल्ड ऐसे ही बढ़ते जा रही होती है। लेकिन आयरीन की रिंग दर्द कर रही होती है अभी भी। वो अपने मन में कह रही होती है नहीं, यह मेरी सामर्थ्य से भी बहुत ज्यादा अधिक है, मैं इसे नहीं खरीद सकती। आयरीन खुद को मना करते हुए कह रही होती है नहीं, मैं ये नहीं कर सकती। लेकिन उसकी रिंग और भी ज्यादा दर्द करने लगती है और तभी वो बोली लगाते हुए कहती है ठीक है मैं ये कर रही हूँ। और वो चिल्लाते हुए कहती है 1,00,000 गोल्ड। और आयरीन की बोली लगाते ही हम देखते हैं कोई और आगे बोली नहीं लगाता है, इसीलिए आयरीन वो बोली जीत जाती है। वो काफी खुश होकर अनाउंसमेंट करते हुए कहते हैं अब ये बिक चुका है, प्लीज नीलामी की आखिरी वस्तु के लिए सभी लोग तालियां बजाइए जिन्होंने इसे खरीदा है। हम देख रहे होते हैं आयरीन ने उसको खरीद लिया होता है आखिरकार, और वो हंस रही होती है और उसको रोना भी आ रहा होता है क्योंकि उसके सारे पैसे चले गए होते हैं। उसके बाद काफी टाइम का हमें सीन दिखाया जाता है फोर्ट्रेस में, जहाँ पर आयरीन अपने रूम में होती है और गुस्से में चिल्ला रही होती है तुम लोग असल में हो क्या। नीलामी के अंत में अचानक से प्रकट हुआ एक अजीब सा खंजर। रिंग की डिमांड के कारण मैं इसे बड़ी मुश्किल से खरीद पाई, लेकिन उन्होंने इसके बाद भी नीलामी फीस अलग से ली, इंश्योरेंस की फीस और काफी सारी अलग फीस भी। और इन सब को हटाकर सबसे लास्ट में आपको टैक्स तो देना ही होगा, है ना। हम देखते हैं आयरीन को जितने भी पैसे मिले होते हैं वो सारे उसके चले जाते हैं। इन अनएक्सपेक्टेड खर्चों के बाद न केवल पैसे ही नहीं बचे थे, बल्कि मुझे रैना और सिंथिया से भी पैसे उधार लेने पड़े। इतना सब कुछ होने के बाद हम देख रहे होते हैं आयरीन काफी उदास में होती है। तभी वो लोग उससे पूछते हुए कहते हैं क्या आप ठीक हैं। रैना कहती है मैं आपको मिसिंग पैसे उधार पर दे दूंगी। तभी सिंथिया कहती है मैं भी आपको उधार पर दे दूंगी, ज्यादा चिंता मत कीजिए। आयरीन काफी गुस्से में होती है और वो खुद से कह रही होती है मुझे लगा था कि इस बार मैं आखिरकार अपना कर्ज चुका पाऊंगी। और तभी वो अपनी रिंग की तरफ देखते हुए कहती है तुमने भी ऐसा क्यों किया मेरे साथ। अगर मैं पूछूं और गुस्सा भी करूं तो वह आर्टिफैक्ट जवाब नहीं दे सकता। और सर माइकल ने भी द स्टोन ऑफ साइलेंस के डंजन में कहा था। तभी हमें दिखाया जाता है द स्टोन ऑफ साइलेंस को देखकर माइकल उससे कह रहा होता है किसी न किसी तरह मिस आयरीन द्वारा चुने गए डंजन्स में अक्सर आर्टिफैक्ट्स प्रकट हो ही जाते हैं। तो अब मुझे लगता है कि मुझे कुछ टाइम के लिए छिप जाना चाहिए, क्योंकि उसको अच्छी तरीके से पता है कि अगर किसी को आयरीन के बारे में पता चला कि वो कैसे डंजन्स को खोज लेती है तो सभी लोग यही कहेंगे कि वो एक चुड़ैल है, और ये भी डिमांड करेंगे कि उस चुड़ैल को पनिश करो। आयरीन उस खंजर को देखते हुए अपने मन में कह रही होती है मुझे नहीं पता कि इस खंजर का आखिरकार अभी क्या उपयोग है, और मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं काउंट के नौकरों से क्या कहूँ जो अक्सर मुझसे पैसे मांगने आते हैं। हमें कुछ टाइम पहले सिंथिया के रिएक्शन दिखाए जा रहे होते हैं। वो काफी खुश होती है और कह रही होती है यह सोचकर कि फ्यूचर में ओरियानो को नजरअंदाज नहीं किया जाएगा। मुझे इतनी खुशी हुई कि नीलामी के दौरान मेरी आंखों में आंसू भी निकल आए। और दूसरी तरफ हमें रैना के रिएक्शन दिखाए जाते हैं। वो भी कह रही होती है मैं भी काफी ज्यादा खुश हूँ। मैं पहले से ही यह इमेजिन कर रही हूँ कि फ्यूचर में मैं फीलिक्स के साथ किसी मैरिटल होम में रहूंगी और इसे कैसे सजाऊंगी। मैंने तो दीवारों और फर्शों के लिए इस्तेमाल होने वाली सामग्रियों तक का ध्यान रख लिया है। आयरीन ये सारी बातों को सोचकर अपने मन में कह रही होती है नीलामी समाप्त होने के बाद उन दोनों को इतना खुश देखकर मैं भी ज्यादा खुश हो गई हूँ। फिलहाल चलिए आज सो जाते हैं और फिर सोचते हैं कि आगे क्या करना है। और वो उसी ड्रॉअर में उस खंजर को रख देती है। अभी तो काफी रात हो गई है, अब इसके बारे में मैं कल ही सोचूंगी कि कल सुबह उठने के बाद क्या करना है।
हम देखते हैं अपना सभी काम करने के बाद आयरीन बेड पर लेट जाती है सोने के लिए। आयरीन सोने की कोशिश कर रही होती है लेकिन तभी हमें पीछे से दिखाई जाती है किसी की परछाई। आयरीन को भी इस बात का एहसास हो जाता है। वो अपनी आंखें खोलकर कहती है, अभी ये क्या हुआ? मुझे अपने पीछे किसी की उपस्थिति का आभास हो रहा है। ये सब कुछ सोचने के बाद आयरीन काफी नर्वस होकर कहती है, कौन? लेकिन इससे पहले कि वो और कुछ कह पाती, हम देखते हैं पीछे से किसी का हाथ आता है और उसके चेहरे को वो ढक लेता है। हम देखते हैं वो पर्सन और कोई नहीं बल्कि माइकल होता है। माइकल आयरीन के चेहरे को ढकते हुए कहता है, प्लीज शांत हो जाइए, मैं हूँ आयरीन। आयरीन माइकल की बात को सुनकर एकदम से शांत हो जाती है और अपने मन में कहती है, सर माइकल। और माइकल अपना हाथ हटाते हुए कहता है, मुझे माफ कर दीजिए, मैं इस तरह देखकर लोगों का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश नहीं कर रहा था और मेरा अपने आप पर काबू रखना काफी ज्यादा मुश्किल था। आयरीन माइकल को देख रही होती है और अपने मन में कह रही होती है, उनकी डिमोनिक एनर्जी कितनी ज्यादा बढ़ती जा रही है। उन्होंने किस प्रकार के डंजन को क्लियर किया है? क्या अभी तक कोई ऐसा डंजन सामने आया है जो सर माइकल का ऐसा हाल कर दे? मुझे पहले उन्हें प्योरीफाई करना होगा। आयरीन अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहती है, सर मेरा हाथ पकड़िए। मैंने उसे काफी देर तक प्योरीफाई किया जब तक कि मेरी बैठने की शक्ति समाप्त नहीं हो गई। लेकिन डिमोनिक एनर्जी, यहाँ तक कि मॉन्स्टर ब्लड भी प्योरीफाई क्यों नहीं हो रहा है? या फिर क्या यह किसी मॉन्स्टर का ब्लड हो ही नहीं सकता है? मेरी प्योरीफिकेशन पावर 7th ग्रेड तक बढ़ने के बावजूद मुझे बिल्कुल भी ऐसा महसूस नहीं होता है कि मेरी प्योरीफिकेशन पावर बढ़ गई है। अगर सर माइकल डिमोनिक एनर्जी से कंज्यूम होकर इस तरह के मॉन्स्टर में परिवर्तित हो जाएं तो इससे बड़ा डिजास्टर और कोई नहीं हो सकता है। मुझे क्या करना चाहिए अब? हम देख रहे होते हैं माइकल आयरीन की तरफ देख रहा होता है और कहता है, आज आपने कहा था कि आप मेरी एक रिक्वेस्ट पूरी करेंगी। माइकल की बात को सुनकर आयरीन काफी नर्वस हो जाती है और तभी उसको याद आता है। वो अपने मन में कहती है, हाँ मैंने नीलामी घर में कहा था। और वो उसकी बात का रिप्लाई करते हुए कहती है, हाँ आपने सही कहा। आयरीन के रिप्लाई को सुनकर हम देखते हैं माइकल अपना हाथ आयरीन की तरफ बढ़ाता है और कहता है, अगर ऐसा है तो क्या आज रात आप मेरी वो रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेंगी?